डियर स्टूडेंट्स, आज वाली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के थर्ड सुल्तान, तो दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी चल रही है स्लेव डायनेस्टी, उसके थर्ड सुल्तान की लाइफ हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो थर्ड सुल्तान कौन था, उसका क्या नाम था? इल्तुतमिश। तो आइए देखते हैं कि ये इल्तुतमिश कौन था। तो आप इतना तो जान ही गए हो कि ये थर्ड सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत कह लो या मामलुक डायनेस्टी कह लो। तो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की लाइफ हिस्ट्री हमने काफ़ी डिटेल में ठीक इसके पिछली वाली वीडियो में देखी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके वो देख लो पहले। तो कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग 4 साल तक रूल करता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका एक सक्सेसर आया था आराम शाह। तो आराम शाह लगभग 3 महीने 4 महीने तक ही रूल कर पाया था, फिर इस इल्तुतमिश ने उसको हटा दिया था और खुद तीसरा सुल्तान बन गया था ये सल्तनत का। तो आइए पहले हम जान ले कि इल्तुतमिश था कौन। तो ये सारे स्लेव्स थे। तो इल्तुतमिश खुद एक स्लेव हुआ करता था। तो ये एक्चुअली पैदा हुआ था गजनी में, गजनी बुखारा यानी अफगानिस्तान वाले रीजन में ये इसने अपना बचपन गुजारा। तो फाइनली ही वॉज परचेज्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो खुद मोहम्मद गोरी का स्लेव था, उसने इल्तुतमिश नाम के बच्चे को खरीदा था। जब वो बच्चा था तो उसको एज अ स्लेव इसने खरीदा था। तो इसीलिए इल्तुतमिश को हम स्लेव ऑफ अ स्लेव भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, सबसे पहले कहानी शुरू हुई थी गोरी से। तो गोरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश क्या हो गया? स्लेव ऑफ अ स्लेव। तो ऐबक का भी कोई बेटा नहीं था, जैसे कि मोहम्मद गोरी का कोई बेटा नहीं था, तो ऐबक का भी कोई बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई बेटा नहीं था। तो वो इस इल्तुतमिश को अपने बेटे जैसा ही मानता था और इसको ट्रेनिंग दे रहा था वो कि मेरे बाद तुम ही मेरी गद्दी संभालोगे, ठीक है ना। तो जब मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडियन टेरिटरीज का वाइसरॉय बना दिया था, यानी कि पूरी जिम्मेदारी ऐबक को दे दी थी कि आने वाले कल के राजा तुम ही हो, अब तुम ही लोगों को नौकरी पे रखो, तुम्हें जिसको नौकरी पे रखना है, तुम्हें आर्मी जनरल बनाना है, गवर्नर बनाना है, जो भी करना है वो आप करो, क्योंकि आप ही इस टेरिटरी को संभालोगे। ऐसा मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जब कहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि काफ़ी पसंद करता था इल्तुतमिश को, तो जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पावर आई थी अपॉइंट करने की, तो ही अपॉइंटेड इल्तुतमिश एज द गवर्नर ऑफ बदायूं। बदायूं यानी उत्तर प्रदेश का जो आज का बदायूं है, उसका गवर्नर बनाया था उसने इल्तुतमिश को। वो इल्तुतमिश को इतना पसंद करता था, इतना इम्प्रेस हो गया था इल्तुतमिश से, कि उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी ही कर दी थी इल्तुतमिश से। यानी इल्तुतमिश कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद हो गया। तो देखो, जब ऐबक ने तो अपनी कैपिटल लाहौर को बना रखी थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल दिल्ली नहीं थी, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, लाहौर थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता था लाहौर में और उसका दामाद इल्तुतमिश रहता था बदायूं में। उसकी बेटी और दामाद बदायूं में रहते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक्सीडेंटली पोलो खेलते हुए उसकी डेथ हो गई थी घोड़े से गिर के। तो उसकी डेथ हुई थी तो लाहौर में हुई थी ना, क्योंकि वो तो लाहौर में कैपिटल बना के रहता था। और जबकि उसका दामाद इल्तुतमिश, जिसको वो अपना सक्सेसर बनाना चाहता था, वो तो उस वक्त बदायूं में रहता था। तो जब डेथ हो गई थी ऐबक की, तो इल्तुतमिश बदायूं में था, लाहौर में तो था नहीं। इसलिए वो थ्रोन को क्लेम नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही राजा मरता है तो गद्दी पे कोई और आके बैठ जाता है, तुरंत ही बैठ जाता है। जिसको पहला मौका मिलता है वो राजा बन जाता है। तो ये काम इल्तुतमिश कर नहीं पाया, क्योंकि वो तो बदायूं में ही था। और इसी चक्कर में क्या हुआ, वहाँ जो लाहौर में जितने भी टर्किश नॉवेल्स और ऑफिसर्स जमा थे, उन्होंने आराम सा नाम के एक बेकार से आदमी को गद्दी पे बिठा दिया, क्योंकि राजा की गद्दी खाली तो नहीं रह सकती है ना, कोई अटैक कर देगा। अब वो बदायूं में इनविटेशन देने तो जाएंगे नहीं कि अरे बदायूं में हो तुम जल्दी से लाहौर आ जाओ। तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके आराम शाह नाम के एक आदमी को बिठा दिया था। तो आराम शाह का कुछ लेना देना नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक से, वो कुतुबुद्दीन ऐबक की फैमिली को बिलोंग नहीं करता था, ठीक है। तो इसी बात से कुछ टर्किश नॉवेल्स, क्योंकि इसमें फैमिली रिलेशंस काफ़ी मैटर करते हैं डायनेस्टीज़ में, तो आप किसी बाहर वाले को ला के बिठा दोगे तो इससे टर्किश नॉवेल्स थोड़े परेशान हो गए, गुस्से में आ गए। एंड दे स्टार्टेड अपोजिंग कि आपने इसको कैसे गद्दी पे बिठा दिया, ठीक। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मोहम्मद गोरी का जो एक स्लेव था, मतलब नसीरुद्दीन कुवाचा, जो कि
कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था। जैसे कि इल्तुतमिश दामाद था, तो वैसे ही दूसरा एक और दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसका नाम था नसीरुद्दीन कुवाचा। तो ये भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, लेकिन ये ऐबक और उसका दामाद दोनों के दोनों मोहम्मद गोरी के ही नौकर थे। ये दोनों मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। तो ये ससुर जी हैं ऐबक और ये उसका दामाद नसरुद्दीन कुवाचा, ये दोनों मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली मिल गई और नसीरुद्दीन कुवाचा को सिंध और मुल्तान मिल गया। तो अब उसने देखा कि मेरा ससुर ऐबक मर गया है और उसकी जगह गद्दी पे कोई बकवास सा आदमी आराम से आके बैठ गया है। तो अब ये हरकतें दिखाने लगा। कौन? नसीरुद्दीन कुवाचा। तो नसीरुद्दीन कुवाचा ने दिल्ली सल्तनत पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें देख के जो नॉवेल्स थे, टर्किश नॉवेल्स, वो परेशान हो गए। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको किसी फैमिली मेंबर को ही बिठाना होगा ताकि स्टेबिलिटी आ सके। तो उन्होंने इल्तुतमिश को बोला कि आप इस आराम शाह को हटाओ और आप गद्दी पे बैठ जाओ। ठीक है, उसने इन नॉवेल्स ने उसको इनवाइट किया। तो इल्तुतमिश मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, ही सीज्ड द पावर एंड लेटर डिफीटेड आराम शाह's फोर्स। तो बदायूं से वो दिल्ली जाता है, क्योंकि दिल्ली ही सीट ऑफ पावर थी। लाहौर से शिफ्ट होके जो है आराम शाह जो है ना दिल्ली आ गया था। तो दिल्ली में जाता है, बदायूं से आराम शाह को गद्दी से हटा के भगा देता है और बाद में उसको डिफीट भी कर देता है। यानी अब अगला राजा बन गया इल्तुतमिश। ठीक है, और इसके बाद आराम शाह की डेथ हो जाती है। अब डेथ कैसे हुई ये क्लियर नहीं है और उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं, वो इस लायक है ही नहीं। 3 या 4 महीने उसने रूल किया। ठीक है, तो दैट्स हाउ इल्तुतमिश बिकेम दी थर्ड याद रखना, ये तीसरा है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ये बकवास सा आराम शाह, और तीसरा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा जून 1211 ईडी में। थोड़ी देर हो गई क्योंकि ऐबक की डेथ हुई थी 1210 में। लेट क्यों हो गया ये? क्योंकि आराम शाह आ गया था ना बीच में, बीच के टाइम पीरियड पे आराम शाह ने रूल किया। अब पता कर ले कि इल्तुतमिश की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, कैसा राजा था वो। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि उस 1211 पे उसको गद्दी मिली एंड ही थस बिकेम दी थर्ड सुल्तान। और इसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों लिखना पड़ रहा है ये? क्योंकि इसके पहले सब कुछ लाहौर से हुआ करता था। लाहौर था दिल्ली सल्तनत का कैपिटल। लेकिन अब क्योंकि ये बदायूं का रहने वाला था, बदायूं में इसको रहने की आदत थी, तो इसने सोचा कि बदायूं के पास ही दिल्ली है, तो दिल्ली पे ही मैं अपना कैपिटल बनाऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहला मुस्लिम रूलर हुआ ना इंडिया का। ये कोई लाहौर तो गया नहीं। ठीक है, तो ही इज द फर्स्ट सॉवरिन मुस्लिम रूलर, क्योंकि ये किसी का गुलाम नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब रूल करता था तो भी वो अपने आप को रूलर नहीं बोलता था, वो केयर टेकर ही बोलता था। लेकिन इल्तुतमिश में ऐसी कोई बात नहीं थी, वो अपने आप को रूलर ही मानता था। वो बोलता था कि मैं कोई स्लेव लेव नहीं हूं, मैं रूलर हूं। दैट्स वाई ही इज द फर्स्ट सॉवरिन रूलर। और जो हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सॉवरिनिटी, सॉवरिनिटी क्या होता है? इंडिपेंडेंस। ठीक है, किसी का गुलाम नहीं हूं मैं अपने मर्जी का मालिक हूं। तो इट इज इल्तुतमिश हु गेव अ कैपिटल। इसने पहली कैपिटल दी, मुस्लिम जो डायनेस्टीज बनेंगी, दिल्ली कैपिटल दी, मुस्लिम्स को पहला इंडिपेंडेंट स्टेट दिया, अपना मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये मुस्लिम्स की स्टोरी यहाँ से शुरू मानी जानी चाहिए, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक से, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो अफगानिस्तान से ऑर्डर लेता था, मोहम्मद गोरी से ऑर्डर लेता था। एंड ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। देखो, दिल्ली को खूबसूरत बनाने की जो क्रेडिट जाती है वो इसको जाती है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में रहता ही नहीं था, वो लाहौर में रहता था। उसने 1-2 बिल्डिंग्स बनवाई, कुतुब मीनार, मेहरोली, और तुरंत ही 2-4 महीने में ही वो दिल्ली से चला गया था। इनफैक्ट कुतुब मीनार को कंप्लीट भी इसने ही करवाया। इतनी हड़बड़ी में था कुतुबुद्दीन ऐबक कि उसके पास इतना टाइम नहीं था दिल्ली में बिताने का, वो लाहौर चला गया था। लेकिन इसने अपनी जड़ें दिल्ली में ही जमाई रखी। तो दिल्ली जो आज इतनी खूबसूरत है उसका थोड़ा क्रेडिट हमको इल्तुतमिश को भी देना पड़ेगा। एंड इल्तुतमिश इज नोन टू हैव इंस्टॉल्ड द बेल ऑफ जस्टिस। यानी इल्तुतमिश एक बहुत ही न्याय प्रिय राजा था। ही बिलीव्ड इन द सिस्टम ऑफ गिविंग फेयर जस्टिस। तो इसने एक बेल लगा रखी थी कि अगर किसी को जस्टिस चाहिए तो मेरे पैलेस के बाहर आओ, उस घंटी को बजाओ, तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई आया है मुझसे जस्टिस मांगने के लिए।
इसने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, दिस यू रिमेंबर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, तुर्कान ए चहलगानी। तो इसने एक ग्रुप बनाया था 40 नॉवेल्स का। तो चहलगानी मतलब आप बेसिकली समझ लो 40, टर्किश में इसको 40 बोलते हैं, चहल 40। तो इसने एक ग्रुप बनाया था। तो व्हेन इल्तुतमिश असेंडेड द थ्रोन ही वाज अपोज्ड बाय सर्टेन नॉवेल्स हु वर्कड अंडर गोरी एंड ऐबक। यानी जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा तो उसको थोड़े अपोजिशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि सभी तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे ना राजा। कोई आराम शाह को राजा बनाना चाहता था, कुछ लोग इल्तुतमिश को बनाना चाहते थे। तो कई ऐसे नॉवेल्स थे जिन्होंने इल्तुतमिश के गद्दी पे बैठने का, राजा बनने का अपोज किया। तो इसको लगा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो मैं सिर्फ अपने लॉयल लोगों को ही पोजीशंस दूंगा, बाकी सबको मार दूंगा, हटा दूंगा। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, जो लोग उसको अपोज करते थे उनके रिबेलियन को दबा दिया। मतलब इसके पास ताकत आ गई थी, ये सुल्तान बन गया था, तो जैसे तैसे उसने रिबेलियन को तो दबा दिया, लेकिन अब इसका भरोसा उठ गया था अपने ऑफिसर्स से। इसको लगा कि पता नहीं कौन कब कल मेरे खिलाफ रिवोल्ट कर दे, तो इसने उन सबको हटा दिया। और फिर इसने बिल्कुल एक फ्रेश ग्रुप फॉर्म किया था। ही क्रिएटेड हिज ओन ग्रुप ऑफ नॉवेल्स फ्रॉम अमंग हिज लॉयल। तो इसके जितने लॉयल और केपेबल स्लेव्स थे उनमें से 40 को इसने चुना। तो ये 40 का मतलब चहल, और तुर्कान मतलब सब टर्किश होने चाहिए, ना इंडियन होने चाहिए, ना अफगानिस्तानी होने चाहिए, ना चाइनीज़ होने चाहिए, सिर्फ टर्किश। तो ऐसे 40 स्लेव्स को जमा करके इसने एक ग्रुप बनाया था, इसका नाम है तुर्कान चहलगानी। इसको आप यूँ समझ लो कि उसने अपनी एक कैबिनेट बनाई थी, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, तो वैसे ही इसके मिनिस्टर्स थे ये 40, और इस 40 के पावर बराबर। तो इसी को आप कह सकते हो कॉर्प्स ऑफ 40 लोगों का ग्रुप। तो ये सारे जो 40 लोग थे ये कोई बहुत ताकतवर लोग नहीं थे, ये सारे स्लेव थे, क्योंकि स्लेव को ही बिठाया था ताकि कोई रिवॉल्ट ना कर दे। तो ये इल्तुतमिश ने पहले जितने स्लेव्स खरीद रखे थे उसमें से 40 लोगों को चुन के उसने मिनिस्टर बना दिया। अब क्योंकि ये मतलब ये सब अपने दम पे तो बने नहीं थे, इनको इल्तुतमिश ने बनाया था, तो ये सारे लोग जो तुर्कान चहलगानी बन गए थे, अचानक से मिनिस्टर बन गए थे, तो वो तो पूरी लॉयल्टी दिखाएंगे ना इल्तुतमिश की तरफ पूरी तरीके से लॉयल थे वो लोग, क्योंकि उनको पोजीशन ही इल्तुतमिश की वजह से मिली हुई थी। तो इसलिए दे वर ऑलवेज लॉयल टू हिम। तो जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, आप आगे देखोगे दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री, जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है तो ये जो ग्रुप बना दिया था इल्तुतमिश ने, ये ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मतलब अब यही लोग मिल के डिसाइड करने लग गए इल्तुतमिश की डेथ के बाद कि अगला राजा कौन बनेगा। कभी किसी को राजा बनने से रोक देते थे, कभी जिसको मर्जी होता था राजा बना देते थे। तो अभी तो ये लोग काफ़ी कमज़ोर हैं इल्तुतमिश के सामने, लेकिन इल्तुतमिश के डेथ होने के बाद ये लोग बदमाशियाँ स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तुर्काने चहलगान ने मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि इल्तुतमिश के बाद जो भी सुल्तान बनता था ना, तो वो इनसे दब के ही रहता था। ये सारे देखो 40 लोग तुर्कानी चहलगानी राजा को घेरे रहते थे। तो थोड़े दिन के बाद ये तुर्कानी चहलगानी इतनी बदमाशियाँ करने लगे कि राजा को राजा ही नहीं मानते थे, अपने अंदर दबा के रखते थे। तो आप आगे चल के देखोगे दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में कि इसी तुर्कानी चहलगानी से एक आदमी निकल के राजा ही बन गया, सुल्तान ही बन गया, यानी यहाँ से उठ के उसने गद्दी पे कब्जा कर लिया। उसका नाम था बलबन, ठीक है, बलबन नाम था उसका। तो जब ये बलबन राजा बनता है तो वो समझ जाता है कि ये तुर्कानी चहलगानी कितनी बदमाश जैसी चीज़ है, तो तुर्कानी चहलगानी को उसने ख़त्म ही कर दिया था। खैर ये सारी चीज़ें हम आगे भी देखेंगे, क्योंकि मैं आपको तुर्कानी चहलगानी बता रहा था, इसलिए मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल को क्वेश्चन अगर आएगा कि तुर्कानी चहलगानी किसने बनाई थी, तो बनाई इल्तुतमिश ने थी, और ख़त्म किसने की, तो बलबन ने ख़त्म की। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखो। तुर्कानी चहलगानी क्या थी, तो 40 लोगों का ग्रुप था। ये 40 के 40 टर्किश हुआ करते थे, मतलब 40 टर्किश थे। इनको मिनिस्टर और इम्पोर्टेंट पोजीशन, गवर्नर, इस तरह की चीज़ें, मतलब इनको इस तरह की पोजीशंस देते थे सुल्तान, ठीक है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश राजा बना तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, ये हम देख लें। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज उसके सामने था वो था ताजुद्दीन यल्दौज ऑफ गजनी। तो ये ताजुद्दीन यल्दौज कौन है, अगर आपने कुतुबुद्दीन ऐबक
वाली वीडियो और मोहम्मद गोरी वाली वीडियो देखी होगी। तो ये ताजुद्दीन यल्दौज जो है मोहम्मद गोरी का स्लेव हुआ करता था, जो मोहम्मद गोरी के मरने के बाद गजनी का राजा बन गया। तो इससे इसको काफ़ी खतरा था। तो ताजुद्दीन यल्दौज से इसको काफ़ी खतरा महसूस होता था। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल था और ये हमेशा पंजाब, दिल्ली, इन सब जगहों पे अटैक करने की प्लानिंग करता रहता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में इसने अटैक किया भी था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको भगा दिया था। तो ये इतना ताकतवर था कि इनिशियल डेज में इल्तुतमिश ने इससे पंगा लेना ठीक नहीं समझा और इल्तुतमिश ने अपने आप को इसका वेसल यानी ज़मींदार बना के रखा। इल्तुतमिश ने कहा यल्दौज को कि आप प्लीज़ इंडिया पे अटैक मत करो। आप क्यों अटैक करते हो? मैं आपको अपना राजा मानता हूँ, मैं आपका वेसल ज़मींदार बन के रहूँगा, ठीक है? आप वहीं रहो, आप गजनी में रहो, मस्त रहो, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं आपका ज़मींदार हूँ, राजा तो आप ही हो। लेकिन आप देखना, अभी हम आगे देखेंगे कि इससे इसकी लड़ाई हो ही जाती है अल्टीमेटली। बट वेरी सुन यल्दौज गॉट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विथ इल्तुतमिश एंड वाज किल्ड बाय हिम इन, ठीक है, 1216 पे इल्तुतमिश ने मार दिया अल्टीमेटली यल्दौज को। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अनदर ऑफ गोरी स्लेव नसीरुद्दीन कुवाचा हु वाज द रूलर ऑफ मुल्तान। तो अगला जो चैलेंज उसका है वो है नसीरुद्दीन कुवाचा, यानी दो बड़े चैलेंजेस, दोनों स्लेव, मोहम्मद गोरी के स्लेव, यानी काफ़ी सीनियर हैं इल्तुतमिश से, क्योंकि ये जो मोहम्मद गोरी के स्लेव्स हैं ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ काम करते थे और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, यानी ये सारे उसके ससुर के दोस्त हैं, ये ताजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन कुवाचा। एक और चीज़ आप समझ लो, ये नसीरुद्दीन कुवाचा और इल्तुतमिश, इन दोनों में एक ब्लड रिलेशन भी है। ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद हैं। तो इस वक्त जो नसीरुद्दीन कुवाचा था वो मुल्तान और सिंध का राजा था। तो जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है तो लाहौर की तरफ बढ़ने लगता है, लाहौर की तरफ बढ़ता है। उसको लगता है कि अब तो दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई, तो अब मैं ही दिल्ली पे कब्जा कर लूँगा। तो ये दूसरा बड़ा चैलेंज था इल्तुतमिश के सामने। जब वो राजा बना था तो ये सारे चैलेंजेस थे उसके सामने। तीसरा बड़ा चैलेंज जो उसके सामने था वो था अली मर्दान ऑफ बंगाल। तो अली मर्दान कौन था? तो अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी का मर्डर कर दिया था और मर्डर करने के बाद वो कुतुबुद्दीन ऐबक से आके मिला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी मदद ली थी, इसी ये जो ताजुद्दीन यल्दौज है ना गजनी वाला, तो इससे लड़ने के लिए अली मर्दान की मदद ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में इसी को, अली मर्दान को ही बंगाल और बिहार का गवर्नर बना दिया, क्योंकि बख्तियार खिलजी तो मर चुका था। तो बख्तियार खिलजी ने जीत लिया था बंगाल बिहार को और बख्तियार खिलजी को अली मर्दान ने मार दिया। तो उसने कहा कि यार ठीक है, तुमने मार ही दिया है बख्तियार खिलजी को, तो अब तुम ही बंगाल बिहार के गवर्नर बन जाओ, मेरे लिए काम करो, ठीक है। तो क्या हुआ, जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो अली मर्दान ने बोला कि अब मैं इंडिपेंडेंट रूलर हूँ, अब तो कोई ऐबक मेरे सर पे बैठा नहीं है, तो अब मैं किसी को क्यों अपना राजा मानूं। तो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था। तो ये भी एक चैलेंज है इल्तुतमिश के सामने कि बंगाल बिहार उसके हाथ से निकल गया। जो चौथा बड़ा चैलेंज था वो था राजपूतों का, क्योंकि आपने देखा कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद दिल्ली सल्तनत वहाँ तक फैल गई थी, अजमेर, रणथंबोर। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद राजपूतों ने, ये देख रहे हो रणथंबोर, जालौर, अजमेर, ग्वालियर, तो ये सारे राजपूत बेल्ट हैं, उन लोगों ने दिल्ली सल्तनत को ट्रिब्यूट देना ही बंद कर दिया। मतलब दिल्ली सल्तनत को कोई गिफ्ट नहीं, कोई पैसा नहीं, सारे कनेक्शंस तोड़ लिए, मतलब दिल्ली सल्तनत को अपना राजा मानने से मना कर दिया। ये चौथा चैलेंज था इल्तुतमिश के सामने, ठीक है। और भी कई चैलेंजेस हैं। और एक चैलेंज, जो बड़ा चैलेंज इल्तुतमिश के सामने था, वो था मंगोल इन्वेजन, क्योंकि रास्ता पता चल गया था इन्वेडर्स को, इंडिया कैसे आते हैं, खाइबर पास से होके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मंगोलों को पता चल गई थी कि चलो अब जो हम भी इंडिया पे अटैक करेंगे। तो मंगोल्स भी इंडिया पे काफ़ी अटैक करने की प्लानिंग करते थे। और तो इल्तुतमिश के सामने ये पांचों चैलेंजेस थे। तो इल्तुतमिश की पूरी ज़िंदगी ना इन पांचों चैलेंजेस को बिताने में, इन पांचों चैलेंजेस का सामना करने में ही गुजर गई। तो हम देखेंगे कि क्या इल्तुतमिश ने इन पांचों का सामना किया, इन पांचों चैलेंजेस को कैसे एक एक करके डील करता है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन पांचों चैलेंजेस को सक्सेसफुली डील करता है इल्तुतमिश। जब राजा बना तो ये 5 प्रॉब्लम्स उसको मिली, इन पांचों प्रॉब्लम को डील करेगा वो एक एक करके। जब अपने पूरा जीवन उसका निकल जाएगा इन 5 प्रॉब्लम से डील करते वक्त।
तो सबसे पहले चैलेंज की बात करते हैं। तो ताजुद्दीन यलदौज को इसने कैसे हराया? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बिल्कुल स्टार्ट में ये ताजुद्दीन यलदौज से झगड़ा नहीं करना चाहता था, क्योंकि ताजुद्दीन यलदौज काफी स्ट्रांग था और इसके अपने काफी प्रॉब्लम थे। इल्तुतमिश के अभी अभी राजा बना है, तो तुरंत ही राजा बना है, पावर भी कंसोलिडेट नहीं की है, तो इतने स्ट्रांग आर्मी से कैसे लड़ेगा वो। तो उसने स्टार्टिंग में कहा था कि तो आप ही मेरे राजा हो, आप मेरे ओवरलॉर्ड हो, यानी आप गजनी में रहो, मैं आपको अपना राजा स्वीकार करता हूं, आपको पैसे गिफ्ट देता रहूंगा। तो क्या होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, ये गजनी है। तो तभी ख्वारिज्म का राजा भाग के इंडिया आ जाता है। ख्वारिज्म में एक्चुअली ये पर्सिया है, ख्वारिज्म। तो यहाँ का राजा इंडिया आ जाता है, ठीक है, एंड फ्लेड टू इंडिया। तो इंडिया आने के लिए अब देखो वो गजनी होके आएगा, तो ये क्या करता है, तो ये कुआचा को जो है लाहौर और पंजाब से हटा देता है। ठीक है, मतलब ये ख्वारिज्म का राजा इंडिया आना चाहता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मंगोल्स ने अटैक कर दिया था, मंगोल्स ने अटैक कर दिया था ख्वारिज्म के राजा के ऊपर, तो अपनी जान बचा के इंडिया की तरफ भाग रहा था। ठीक है, तो इन इंडिया यलदौज डिफीटेड एंड ड्रोव क्वाचा एंड ऑक्यूपाइड लाहौर एंड पंजाब। तो उस वक्त क्या हो रहा था, तो इंडिया, अब देखो वो गजनी की तरफ बढ़ रहा था, तो ये गजनी से यलदौज भाग गया, क्योंकि उसको लगा कि ख्वारिज्म का राजा मेरी तरफ आ रहा है। तो ये एक रिपल इफेक्ट हुआ, मंगोल्स ने ख्वारिज्म पे अटैक किया, ख्वारिज्म ने गजनी पे अटैक किया, तो गजनी का राजा यलदौज, तो वो गजनी छोड़ के भाग गया और वो इस रीजन को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और वो लाहौर और पंजाब को भी कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि उसके पास उसकी गजनी तो रही नहीं। तो इल्तुतमिश सोचता है कि अब ये तो मेरे रीजन में घुस गया ताजुद्दीन यलदौज, इसमें मेरी क्या गलती है, ख्वारिज्म का राजा ने इसकी गद्दी लूट ली, तो क्या ये मेरी गद्दी लूट लेगा। तो इल्तुतमिश जाता है उससे लड़ने के लिए तराइन में। ये बोलता है कि यलदौज तुम क्यों घुसाए हो मेरे घर में, तुम्हें सारे गिफ्ट्स वगैरह देता ही हूँ। तो इल्तुतमिश और यलदौज की लड़ाई होती है वहीं पे तराइन में। तो पहले भी तराइन में 2 लड़ाइयां हो चुकी हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, दोनों हुई थी मोहम्मद गोरी वर्सेस कौन, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो ये तीसरी लड़ाई भी तराइन में ही हुई है, इसलिए इसको थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी बोलते हैं। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला, इल्तुतमिश जो कि अभी अभी राजा बना था, इसको 4-5 साल हो गए थे, ये पहले तो मालिक मानता था यलदौज को, लेकिन यलदौज ने इसकी इज्जत नहीं की, इसके घर में घुस गया। तो इल्तुतमिश ने बोला कि चल अब तेरा काम हम खत्म ही कर देते हैं। तो यलदौज वॉज डिफीटेड एंड पुट टू डेथ, तो इल्तुतमिश ने उसको हरा दिया और इस तरह पंजाब को रिकवर कर लिया। ठीक, तो पंजाब को रिकवर कर लेता है वो इल्तुतमिश, लेकिन ये कुआचा की तरफ काफी लीनियंट था। तो ये कुआचा को वापस मुल्तान, और क्योंकि देखो इसने इस कुआचा को यहाँ से भगा दिया था, तो अब ये कुआचा की तरफ लीनियंट क्यों था, अगर आपको याद होगा तो ये जो नसीरुद्दीन कुआचा और इल्तुतमिश दोनों ऐबक के दामाद हैं, यानी दोनों आपस में ब्रदर इन लॉ हैं। तो ये कुआचा को कहता है कि ठीक है, मैंने यलदौज को मार दिया है, अब तुम जहां से आए थे वापस वहीं चले जाओ, तुम आराम से चुपचाप जाके मुल्तान में रूल करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब मंगोल इन्वेजन, ठीक है, तो मंगोल इन्वेजन का इसने कैसे सामना किया। तो इल्तुतमिश को अभी 10 साल हो गए थे दिल्ली सल्तनत में बैठे, और लेकिन मतलब वो ऐसा नहीं था कि अभी तक उसने अपनी पूरी ही पावर स्टैब्लिश कर ली। अभी देख रहे हो ना, उसकी लड़ाइयां ही चल रही है, यलदौज को उसने निपटाया, कुआचा से खतरा है, ख्वारिज्म का राजा, कई सारे पंगे हैं उसके। तो इल्तुतमिश ने अपनी पंजाब में पोजीशन की ही थी कंसोलिडेट की, तभी उसको खबर लगी कि मंगोल्स अटैक करने वाले हैं इंडिया पे। तो हुआ क्या था, तो अगर आपने नाम सुना होगा, उस वक्त का बहुत ही क्रूअल मंगोल वॉरलॉर्ड हुआ करता था चंगेज खान। तो चंगेज खान ने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का मर्डर किया है, असैसिनेशन, उनको मरवा दिया है। इंडिया में नहीं, मतलब जहां भी वो अटैक करता था तो लोगों को मार देता था, सबको मार देता था, किसी को जिंदा नहीं छोड़ता था। ये बहुत पावरफुल था और कोई लड़ाई नहीं हारता था। ठीक है ना, तो इसी चंगेज खान ने फिर से ख्वारिज्म पे अटैक कर दिया, क्योंकि ये लोग ख्वारिज्म पे अटैक करते रहते थे। पिछली बार अटैक किया था तो देखा था ना आपने क्या हुआ था, तो पिछली बार अटैक किया था तो ताजुद्दीन यलदौज को भागना पड़ा था गजनी छोड़ के। इस बार मामला और आगे बढ़ गया,
तो इस बार ये जो ख्वारिज्म का राजा इतना डर गया कि वो वहां से भी भाग गया। ठीक है, तो ख्वारिज्म का राजा इस बात से डर गया कि मंगोल्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो ख्वारिज्म का राजा डर के इंडिया की तरफ आने लगा। मतलब राजा तो भाग गया, लेकिन राजा का बेटा मंगुरनी, प्रिंस मंगुरनी, तो ये इंडिया में आ गया छुपने के लिए कि अगर मैं इंडिया की तरफ नहीं भागूंगा तो ये मंगोल्स मुझे और मेरे पूरे फैमिली को मार देंगे। तो इसलिए अपनी जान बचा बचा के, देखो पर्शिया का राजा, ख्वारिज्म का राजा, दुश्मन कौन? मंगोल। असर किस पे पड़ रहा है? तो पंजाब पे। देखो इंडिया की किस्मत ही खराब है, इंडिया का दरवाजा खुल गया था, जिसको मर्जी वो इंडिया में घुस जाता था। तो अब चंगेज खान इसको छोड़ने वाला तो था नहीं, प्रिंस मंगुरनी को। ये जिससे दुश्मनी लेता था उसको मार ही देता था। तो चंगेज खान इसका पीछा करते करते ना इंडस वैली में घुस आया, क्योंकि इंडस वैली को क्रॉस करोगे तो आगे चल के आप पंजाब में पहुंच जाओगे। ठीक है ना। तो ये इतना डरा हुआ था ख्वारिज्म का राजा मंगुरनी कि इसने इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली का सुल्तान था, उससे कहा कि भाई मेरी जान बचाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे अपने यहाँ छुपा लो। तो इल्तुतमिश को पता था कि अगर मैं इसको छुपने की जगह देता हूं तो चंगेज खान मेरा दुश्मन बन जाएगा और मुझे तो मारेगा ही, सारे दिल्ली वालों को भी मार देगा, सबको खत्म कर देगा। चंगेज खान को रोकने की ताकत मेरे में नहीं है, ये इल्तुतमिश भी जानता था। तो उसने काफी स्मार्टली प्ले किया। उसने इस मंगुरनी को मना कर दिया। इसने कहा कि नहीं, इसने एक्चुअली उसको मैसेज भिजवाया था कि इंडिया का वेदर आपको सूट नहीं करेगा, तो आप प्लीज यहाँ मत आओ। यानी पोलाइटली इसने मना कर दिया कि मैं आपको शेल्टर नहीं दे सकता हूँ। तो ये मंगुरनी क्या करता है, ये इसको तो अपनी जान बचानी थी, तो ये इसने सोचा कि इल्तुतमिश तो मुझे अपने यहाँ नहीं जगह दे रहा है, तो ये मुल्तान की तरफ चला गया। मुल्तान में कुवाचा रहता है, नसीरुद्दीन कुवाचा, तो उधर वो चला गया कि मैं मुल्तान में जाके छुप जाऊंगा। तो मंगुरनी मुल्तान पहुंच जाता है और कुवाचा को हरा के उसकी सारी टेरिटरीज पे कब्जा कर लेता है। ये कुवाचा तो बहुत ही कमजोर आदमी था, नसीरुद्दीन कुवाचा, तो इसको कोई भी हरा देता था। ताजुद्दीन यल्दौज ने भी थोड़े दिनों पहले इसको हरा ही दिया था। तो मंगुरनी बेवजह पर्शिया से निकल के आता है और इस बेचारे कुवाचा के मुल्तान और सिंध पे कब्जा कर लेता है। तो इल्तुतमिश इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा था। देखो कुवाचा कौन है, उसका उसका ब्रदर इन लॉ है ना, लेकिन इल्तुतमिश इग्नोर कर रहा था। वो इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसके अपने लफड़े चल रहे थे दिल्ली में, उसको पावर वगैरह कंसोलिडेट करनी थी, अच्छे से अपनी गद्दी सेट करनी थी। तो वो इग्नोर करता है कि मुल्तान में जो हो रहा है होने दो, इससे मेरा क्या लेना देना। तो थोड़े दिनों के बाद जस्ट बाय चांस ये जो मंगुरनी आया हुआ था इंडिया में, क्योंकि ये इंडियन तो था नहीं, ये तो पर्शियन था, तो इसको तो हमेशा ये बात लगी हुई थी कि कब मुझे मौका मिले मैं वापस अपने घर पर्शिया चले जाऊं। तो अल्टीमेटली 1224 एडी में मंगुरनी जो है मुल्तान छोड़ के पर्शिया चला गया। ठीक है ना। तो ये देख के इल्तुतमिश को बहुत खुशी हुई कि चलो अब इन मंगोलों से भी जान छूटी। यानी देखो मंगोल भी इंडिया में कभी अटैक नहीं कर पाए उसके सामने, क्योंकि इसने इसको मौका ही नहीं दिया मंगोलों को, मंगोल के दुश्मन को इसने शेल्टर दिया ही नहीं। तो इस तरह इल्तुतमिश ने बहुत स्मार्टली प्ले किया और इसने अपने आप को सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स में फंसने से बचा लिया, क्योंकि ये मंगोल, ये पर्शियन, ख्वारिज्म से इससे इंडिया का क्या लेना देना, ये तो सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स है, तो इंडियंस को क्या लेना देना इससे। अब अगला, कुवाचा को इसने कैसे हराया, क्योंकि कुवाचा भी देखो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही सीधा साधा आदमी था, वो भी नजर गड़ाए रखता था कि मुझे मौका मिले मैं दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लूं, तो वो भी एक खतरा तो था ही। तो मंगुरनी के मुल्तान और सिंध में घुस जाने से कुवाचा की टेरिटरी चली गई थी। कुवाचा जो है नसरुद्दीन कुवाचा, वो काफी कमजोर हो गया था। तो इल्तुतमिश को जैसे ही ये बात पता चली कि मंगुरनी तो अब गया, तो अब यही सही मौका है कि हम कुवाचा को एक ही बार हमेशा के लिए खत्म कर दें, कुवाचा नाम की प्रॉब्लम को ही खत्म कर दें। तो इन 1228 एडी, 1220, ये सारी डेट्स आपको याद नहीं रखने, तो 1228 एडी में इल्तुतमिश इंडस वैली घुस जाता है। इंडस वैली मतलब क्या, सिंध, मुल्तान, सिंध ही इंडस है ना, सिंध। तो इंडस वैली घुस जाता है और कुवाचा को पकड़ लेता है, वो कुवाचा को कॉर्नर कर देता है इंडस वैली के किनारे एक फोर्ट में। तो कुवाचा उसी फोर्ट में छुपा हुआ था, छोटे से फोर्ट में, ये इसको पूरा घेर लेता है। ठीक है ना। इल्तुतमिश उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस तुम सरेंडर कर दो, तुम मुझे राजा मान लो। लेकिन कुवाचा उसके लिए भी तैयार नहीं होता है। ठीक है ना। कुवाचा मतलब डिफीट नहीं मानता है और अल्टीमेटली हार के वो सुसाइड कर लेता है, सरेंडर नहीं करता है। देखो वी शुड रेस्पेक्ट हिम फॉर दैट कि ही कमिटेड सुसाइड इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग। तो इस तरह कुवाचा नाम की प्रॉब्लम भी दूर हो गई इसके लिए हमेशा के लिए। अगली प्रॉब्लम, अली मर्दान खिलजी।
बंगाल, ठीक है ना। तो अली मर्दान, मैंने आपको बताया कि इस अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी का मर्डर किया। बख्तियार खिलजी वही इंसान है जिसने बंगाल और बिहार को पहली बार जीता मुस्लिमों के लिए। तो ये पहले मुस्लिम्स थे जो बंगाल और बिहार को जीत रहा था, तो वो था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी को मार दिया था इस अली मर्दान ने। मारने के बाद ये ऐबक के पास गया था कि मैं आपको अपना राजा मानता हूँ। ऐबक ने कहा था कि ठीक है, अब तुमने तो मार ही दिया है बख्तियार खिलजी को, तो अब तुम ही बन जाओ बंगाल बिहार के गवर्नर। तो उसने उसको वाइसरॉय गवर्नर जो कहो बना दिया था। लेकिन बुरे का अंत बुरा होता है। तो अली मर्दान ने मर्डर किया था बख्तियार खिलजी का, और इस अली मर्दान का मर्डर कर दिया उसी के रिलेटिव इवाज खिलजी ने। ये सारे खिलजीज हैं, खिलजी। तो देख रहे हो फैमिली मैटर, सारे खिलजी आपस में लड़ रहे हैं। तो अब इवाज खिलजी उसको मार के गद्दी पे बैठ जाता है। तो इवाज खिलजी जब राजा बना तो उसने अपना नाम रखा सुल्तान गियासुद्दीन। तो ये बंगाल का राजा बन गया इवाज खिलजी। अब इसको आज से हम सुल्तान गियासुद्दीन के नाम से जानेंगे। ये सुल्तान बन गया है भाई, तो इसको इवाज नहीं बोलेंगे, हम इसको गियासुद्दीन ही बोलेंगे। तो इस गियासुद्दीन ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। देख रहे हो, अपने आप को सुल्तान बोलता था ये। तो इसने दिल्ली से सारे कनेक्शन, सारे रिश्ते तोड़ लिए और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि अली मर्दान ने कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद किया था ना, तो इसने भी वही किया। लेकिन इल्तुतमिश को ये सारी चीजें पता तो चल रही थी, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बंगाल जाए, क्योंकि अगर वो बंगाल जाता तो हो सकता है मंगोल इन्वेड कर देते, हो सकता है नसरुद्दीन कुआचा आके उसकी जगह लूट लेता, या ताजुद्दीन यल्दौज आ जाता। तो इसलिए वो बंगाल इतनी दूर, देखो यहाँ है बंगाल गौर, और यहाँ पे है खतरा उसे, तो इसलिए वो दिल्ली बीच में रहता था और ज़्यादा टाइम पंजाब वाले रीजन में बिताता था। इसलिए इसको कभी मौका ही नहीं मिला था कि हम बंगाल जाएं। लेकिन जब इसकी सारी प्रॉब्लम, इधर वाली सारी प्रॉब्लम निपट गई, तो इसने कहा कि अब मैं तुम्हारी सारी बदमाशियां निकाल दूंगा। तो अब ये बंगाल जाता है। तो इल्तुतमिश प्रोसीडेड टुवर्ड्स बंगाल इन 1227, ठीक है। तो उसके जैसे ही ये बंगाल जाता है तो गियासुद्दीन डर जाता है। तो डर के वो इल्तुतमिश की सुजोरिनिटी यानी कि ओवरलॉर्डशिप, वो इल्तुतमिश को ही अपना राजा मान लेता है और उसको काफी प्रेजेंट गिफ्ट देता है कि आप मेरे माई बाप हो। तो इल्तुतमिश क्या करता है, खुश हो जाता है, वो लड़ता नहीं है। तो मलिक जानी अपने एक आर्मी जनरल को वहां का गवर्नर बना देता है। मतलब सुल्तान तो नहीं बनाएगा ना, सुल्तान तो इकलौता सुल्तान वही रहना चाहता है ना, इतने बड़े एरिया का सुल्तान इल्तुतमिश बनना चाहता था। तो एक गियासुद्दीन ने अपने आप को जबरदस्ती यहाँ का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था। तो वो जाता है और अपने मलिक जानी को वहां का गवर्नर बना के लौट आता है। लेकिन गियासुद्दीन क्या करता है, जैसे ही इल्तुतमिश दिल्ली पहुंचता है तो गियासुद्दीन वापस कब्जा कर लेता है, वापस अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है, मलिक जानी को हटा के वापस अपने आप को सुल्तान ही बना देता है। तो अब इल्तुतमिश का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो उसने अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन को, तो उसका सबसे बड़ा बेटा था नसीरुद्दीन, तो नसीरुद्दीन काफी मदद करता था इल्तुतमिश की। ये मंगोल, ये कुआचा, ताजुद्दीन यल्दौज, सबसे लड़ने में नसीरुद्दीन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इल्तुतमिश अपने इस बड़े बेटे नसीरुद्दीन को ही अपने बाद राजा बनाना चाहता था, ठीक है। तो वो नसीरुद्दीन से कहता है कि तुम जाओ, अब गियासुद्दीन की सारी बदमाशियां निकालो, उसको छोड़ना नहीं, इस बार उसको छोड़ना, इस बार उसको मार ही डालना। तो ये जाता है, फिर से बंगाल पे कब्जा कर लेता है। तो उस टाइम गियासुद्दीन जो है ना, वो असम, कामरूप यहाँ था, वो बंगाल में था ही नहीं। तो इल्तुतमिश ने अपने बेटे को भेज के बंगाल पे कैप्चर करवा लिया। तो जब गियासुद्दीन वापस लौट के आया था लखनौती उस वक्त के बंगाल की कैपिटल थी, ठीक है ना। तो वो इल्तुतमिश के बेटे जो है ना महमूद नसरुद्दीन ने उसको पकड़ लिया, उसको हरा दिया। तो नाउ ये जो इसका बड़ा बेटा था इल्तुतमिश का, जिसको कि वो प्रिपेयर कर रहा था कि मेरे बाद यही मेरा बेटा महमूद राजा बनेगा, तो अचानक से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि ये तो बंगाल में ही रहता था। बंगाल में भेजा था इसके बाप ने इसको कि जाओ सारी बदमाशियां निकाल दो गियासुद्दीन की और तुम वहां के राजा बन जाना। तो ये बंगाल में ही रहता था, बंगाल में ही इसकी डेथ हो गई, अचानक एक्सीडेंटल डेथ हो गई 1229 में, ठीक है ना। तो इसकी डेथ होने के बाद खिलजीज ने यहाँ पे रिवॉल्ट कर दिया। यहाँ पे पूरी खिलजी फैमिली रहती थी, यहाँ पे इल्तुतमिश की फैमिली रूल कर रही थी। तो जैसे इल्तुतमिश के बेटे की डेथ हो गई तो खिलजीज ने रिवॉल्ट कर दिया। बाकी जो खिलजी विलजी थे, चाचा भतीजा, मामा, फूफा, जीजा,
खिलजी, तो इन सब ने इल्तुतमिश के बेटे के मरने के बाद रिवॉल्ट कर दिया कि हम दिल्ली सल्तनत को नहीं मानते हैं। लेकिन इल्तुतमिश ने फिर से किसी तरह उस रिवेलियन को दबा दिया। हाँ, तो इसकी 3 प्रॉब्लम्स आपने देख ली, 3 क्या 4 प्रॉब्लम। तो ताजुद्दीन यलदौज को इसने काबू कर लिया, मार दिया। नसरुद्दीन कुवाचा को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। मंगोल्स को इंडिया में आने का मौका ही नहीं दिया, कोई वजह ही नहीं दी। और अब देखो बंगाल को भी इसने कवर कर लिया, रिकैप्चर कर लिया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही बंगाल में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो अब बंगाल की प्रॉब्लम भी दूर कर दी है इल्तुतमिश ने। अब इसकी 5वीं प्रॉब्लम राजपूत। तो उसने राजपूतों को भी एक एक करके हरा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद जो राजपूत थे ना, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। और इल्तुतमिश तो उधर ही लड़ाइयां लड़ने में बिजी था, ताजुद्दीन से, कुवाचा से। तो इसी बीच में राजपूतों को मौका मिल गया था अपनी ताकत बढ़ाने का, तो उन्होंने ताकत बढ़ा के खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन जब इल्तुतमिश को मौका मिला तो उन्होंने एक एक करके सारे राजपूत किंगडम को फिर से उन सारे राजपूत किंगडम्स को हरा दिया। तो इतनी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लो कि हाँ, राजपूत के रिबेलियंस को इसने बिल्कुल स्मैश कर दिया था और फिर से उन सारे राजपूत स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। इसके लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कुछ है इल्तुतमिश के लाइफ की, तो वो है इन्वेस्टिट्यूट फ्रॉम द कैलिफ। इन्वेस्टिट्यूट का मतलब है कि कैलिफ ने इसको मान लिया था कि तुम एक सॉवरिन रूलर हो। कैलिफ यानी मुस्लिम जो वर्ल्ड था ना, उसका सबसे बड़ा रूलर कैलिफ होता था, खलीफा। तो देखो मोहम्मद गोरी कौन था, तो एक छोटा सा अफगानिस्तान का रूलर था, उसको कोई कैलिफ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, उसको कैलिफ जानता तक नहीं था। लेकिन इल्तुतमिश ने इतनी बड़े बड़े काम किए, इसने यलदौज को हरा दिया, मंगोल को आने नहीं दिया, ख्वारिज्म के राजा को भी अटैक करने से रोक दिया। ये सारी चीजें कैलिफ को पता चल रही थी, तो कैलिफ ने इसको सम्मानित किया कि हाँ भाई, तुम सॉवरिन रूलर हो, मैं कैलिफ होते हुए भी तुम्हारे मतलब तुमको रिस्पेक्ट करता हूँ, तुमको रिकॉग्नाइज करता हूँ और तुम्हें पावर देता हूँ कि तुम मेरे नाम पे इंडिया में रूल करो, तुम सॉवरिन रूलर हो। तो ही हैड सेंट टू ग्रांट हिम द टाइटल ऑफ सुल्तान, ठीक है ना। तो जो बगदाद का कैलिफ था उसने इसको कहा था कि हाँ, मैं मानता हूं कि तुम सुल्तान हो, ठीक है ना। तो ये इसकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि खलीफा, डेट वेट याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो खलीफा ने इसको गिफ्ट्स वगैरह भिजवाए थे, इसको डीड दिया था कि हाँ, मैं खलीफा, मैं साइन करके लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हारी जो तुम रूल करते हो इंडिया में, इंडियन टेरिटरीज में, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसको रिकॉग्नाइज करता हूँ। इसके लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो जैसे जब कैलिफ आपको राजा मान लेगा तो सारे मुस्लिम्स भी तो आपको राजा मान लेंगे ना, तो फिर तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा आपको अपोज करने की। जब कैलिफ कह रहा है, मुस्लिम का सबसे बड़ा धर्म गुरु, पॉलिटिकल लीडर कह रहा है कि हाँ, यही राजा है दिल्ली और इंडिया का, तो और कोई क्यों इंटरफेयर करेगा। तो इस चीज से क्या हुआ, इल्तुतमिश को इतनी पावर मिल गई कि उसने अपने रूल को हेरिडिटरी बना दिया, यानी उसने डिक्लेयर कर दिया कि अब आज के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी उठ के गद्दी पे बैठ जाएगा, नहीं है, क्योंकि कैलिफ ने मुझे राजा मान लिया है, तो अब मेरा बेटा राजा बनेगा। अब ये देखो, इसके लाइफ की और एक बड़ी अचीवमेंट है करेंसी रिफॉर्म। तो अभी तक देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कोई कॉइन इशू करी ही नहीं, आराम शाह को मौका ही नहीं मिला। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग राजपूत के कॉइन पे ही अपना नाम लिख के चलाते थे। तो लेकिन इल्तुतमिश ने अपने खुद के कॉइन जारी किए, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस 2 कॉइन्स, तो 2 सिक्के जो कि दिल्ली सल्तनत में 100 साल 200 साल तक चले, ये बेसिस बने दिल्ली सल्तनत के कॉइनेज का। अभी तक आप देख रहे हो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई कॉइन इशू नहीं की थी। तो यही जो कॉइन्स पहली बार मिंट हुए, पहली बार जो कॉइन का कॉन्सेप्ट इल्तुतमिश ने दिया कि हम इस्लामिक कॉइन्स चलाएंगे, ये कॉइन्स काफी दिनों तक प्रचलन में रहे, तो ये बेस बन गए, ठीक है ना। तो इट वॉज सिल्वर टाका एंड कॉपर जीतल, ये कॉपर है, कॉपर, और ये सिल्वर, तो सिल्वर टाका एंड कॉपर जीतल। तो देखो टाका, अगर आप आज भी सर्च करोगे गूगल पे तो बांग्लादेश की करेंसी टका है, ये टका टाका इसी चीज से बनी है। आज अगर हम वेस्ट बंगाल भी जाएं, बिहार भी जाएं, तो वहां के लोग भी
बोलते हैं कि कितना टका है तुम्हारे पास, ये नहीं बोलेंगे कितना पैसा है, कितना रुपया है, टका में बात करते हैं। तो ये सब, इन सब चीज़ों का असर आज भी देखने को मिलता है। तो यही सिल्वर टाका, यह सिल्वर टाका, यह कॉपर जीतल। तो these were the first pure Arabic coins, क्योंकि ये देख रहे हो इस्लामिक उर्दू में लिखी गई चीजें हैं। तो these are the first pure Arabic coin। तो कल को कोई पूछेगा कि इंडिया में सबसे पहले अरबिक कॉइन किसने लॉन्च की, तो इल्तुतमिश ने की। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एज अ फैक्ट मैंने लिख दिया। जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये सारी चीजें याद रख सकते हैं। तो इट यूज टू वेज 175 ग्राम्स, ठीक है ना। तो 1 टाका वॉज इक्वल टू 48 जीतल। ये सब भी आपको याद नहीं रखना है, बस आप याद रखो कि 2 कॉइन्स लॉन्च किए थे इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहली कंट्रीब्यूशन है कि कुतुब मीनार को जो है इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुब मीनार किसके सम्मान में बनाई गई है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, ठीक है। तो एक सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मत समझना कि कुतुब मीनार नाम है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे पड़ा है, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के एक सूफी सेंट थे, उनके सम्मान में। तो बनाना शुरू किया था ऐबक ने, खत्म किया उसके दामाद इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। और वहीं पास में उसने एक हौजे शमसी रिजर्वायर भी बनाई। तो यू कैन सी हौजे शमसी, ये सब मेहरौली में है। अगर आप कभी दिल्ली जाओगे, मेहरौली जाओगे, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो कल को क्वेश्चन आता है कि हौजे शमसी किसने बनाई, तो नाम से ही क्लियर है, शम्स, अल्तमश। इल्तुतमिश के कई नाम थे, शम्स, अल्तमश, तो शमसी। He also built गंधक की बावली फॉर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये जो सेंट है इसी के नाम पे कुतुब मीनार है। तो इसी सेंट के लिए गंधक की बावली भी बनाई, मतलब बेसिकली नहाने की जगह। गंधक मतलब सल्फर, यानी माना जाता है कि इस पानी में सल्फर घुला हुआ है। तो ये सारी चीजें मेहरौली। मैंने आपको बताया कि राजा का बेटा बंगाल में एक्सीडेंटली मर गया था, तो उसके 2 साल के बाद अपने बेटे को बंगाल से लेके आया। उसका बेटा बंगाल में दफन था, वहां से अपने बेटे की कब्र उठा के वो लाता है, और अपना उस बड़ा बेटा जो था महमूद नसरुद्दीन, उसके लिए सुल्तानगढ़ी में ये मकबरा बनवाता है। तो ये 4 प्रोमिनेंट चीजें आप याद रखो कि इल्तुतमिश ने बनवाई। तो इल्तुतमिश का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको क्रेडिट दिया जाता है कि दिल्ली को खूबसूरत बनाया इसने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को तो मौका मिला ही नहीं। तो इसने काफी कुछ दिल्ली में काम करवाया, वाटर वर्क, मस्जिदें, सिविल एम्यूनिटी मतलब रोड वगैरह, ये सारी चीजें बनवाई इसने। और एक जो अच्छा काम किया था वो था इक्तादारी सिस्टम। ना, इक्तादारी सिस्टम क्या है, उससे पहले हम ये जान लें कि ये सिस्टम इल्तुतमिश ने अपने दिमाग से नहीं निकाला था, बल्कि उसने खुद नहीं खोजा था, बल्कि ये सारी प्रैक्टिसेस वो देखता था। वो जहां अफगानिस्तान से आया था ना, तो वहां ये सारी चीजें होती थी। तो ये इक्तादारी सिस्टम क्या थी, तो इक्तादारी का मतलब होता है कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो है ना, आप अपने गवर्नर वगैरह को दे देते हो, उनको सैलरी नहीं देते हो। किसी को लखनऊ का गवर्नर बना दिया, किसी को बंगाल का बना दिया, तो उस टाइम इक्ता बोलते थे इसको, कि मैंने तुम्हें वहां का इक्ता दे दिया है, तुम पैसा कलेक्ट करो, रिवेन्यू कलेक्ट करो, थोड़ा तुम रखो और बाकी हमको दे दिया करो, बाकी राजा को पहुंचा दिया करो। तो ये सारा कुछ जो इंडिया में स्टार्ट किया था, ये मोहम्मद गोर ने किया था, मोहम्मद गोरी ने किया था। तो ऐसा नहीं है कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था करना, लेकिन मोहम्मद गोरी तो इंडिया में कभी रूल तो किया नहीं उसने ना, इंडिया में रूल तो किया नहीं, लूटता था, चला जाता था। रूल करने का मौका अगर सही से मिला किसी को, तो इल्तुतमिश को ही मिला है। तो इसीलिए इल्तुतमिश को क्रेडिट दिया जाता है इक्तादारी सिस्टम का। तो कल को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि हु इंट्रोड्यूस्ड इक्तादारी सिस्टम इन इंडिया, अगर ये दोनों नाम हैं तो आप मोहम्मद गोरी को टिक करोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि मोहम्मद गोरी ऑप्शन में होता ही नहीं है। तो ये मान लिया गया है कि इल्तुतमिश ने ही इसको स्टार्ट किया, तो हम भी मान लेते हैं। तो कल को क्वेश्चन में पूछेगा कि किसने स्टार्ट किया इक्तादारी, तो इल्तुतमिश ने। तो इक्तादारी थी क्या, तो इक्ता जमीन के टुकड़े होते थे, बड़े बड़े टुकड़े, मतलब जमीन के टुकड़े, ऐसा नहीं कि 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, मैं पूरे के पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, लखनऊ, बदायूं, पंजाब, लाहौर,
तो ये पूरे एक शहर की जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप यहाँ का टैक्स वैक्स कलेक्ट करो, थोड़ा आप रखो थोड़ा हमको दो, ठीक है ना। तो पूरे दिल्ली सल्तनत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था और हर टुकड़े को इक्ता बोलते थे, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीजें तो आप समझ ही रहे हो। तो ऐसा नहीं था कि एक बार आपको इक्तेदारी दे दी तो पूरी जिंदगी के लिए दे दी, ऐसा नहीं है। जैसे आज के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना कि 2 साल इस शहर में काम करेंगे फिर 2 साल वहां काम करेंगे, तो ऐसे ही 3 या 4 साल के लिए आपको एक शहर की जिम्मेदारी दी जाती थी, एक शहर का इक्ता दिया जाता था। बाय द वे ये जो इल्तुतमिश है ये खुद इक्ता इसको दिया था बदायूं का, तो जिससे पता चलता है कि इल्तुतमिश के पहले से भी इक्ता का कॉन्सेप्ट था। ही वॉज द इक्तेदार ऑफ बदायूं, ऐबक नहीं बनाया था अपने दामाद को। नाउ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश को मौका मिला है एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से डेवलप करने का। कुतुबुद्दीन ऐबक तो 4 साल में ही मर गया था, तो इसने काफी अच्छे से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बसाई। The central administration of Delhi Sultanate followed very systematic and well-planned administrative process. जैसे कि आज का आईएएस होता है, सब कुछ वेल डिफाइंड होता है कि जैसे पुलिसिंग का काम कोई और करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम और सब कुछ वेल डिफाइंड कर रखा था इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। तो और कई सारे डिपार्टमेंट्स बना रखे थे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी सारा काम किए जा रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे पब्लिक वर्क करवाना है, कहीं टॉम्ब बनवाना है, कहीं लेक खुदवाना है तो वो काम कोई और करेगा, मिलिट्री का काम है तो मिलिट्री वाले देखेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे थे। तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है वो हम देखें। सबसे पावरफुल, सबसे जो सेंट्रल फिगर था वो था सुल्तान, वो खुद ऑब्वियसली जो राजा सुल्तान है, ही वॉज द सेंट्रल फिगर। उसके बाद जो सबसे पावरफुल आदमी होता था वो होता था नायब, यानी ऑलमोस्ट सुल्तान के जैसा ही पावरफुल होता था, लेकिन 2 सुल्तान तो नहीं हो सकते ना, तो सुल्तान के ठीक थोड़े से कम पावर वाला नायब। सबसे पावरफुल सुल्तान, सेकंड नंबर का पावरफुल नायब, तीसरा नंबर वजीर। तो वजीर आज की डेट में आप उसको प्राइम मिनिस्टर ही कह लो। तो उस वक्त जो वजीर होता था वो प्राइम मिनिस्टर होता था एंड ही यूज्ड टू हेड द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ये सारी चीजें आप याद कर लेना। इस स्लाइड को आप चाहो तो रोक के यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं ये कि जैसे पूछ लेता है कि दीवाने अर्ज का क्या मतलब होता था। तो दीवाने अर्ज का क्या मतलब होता था, दीवाने, ठीक है ना। तो ही वॉज मिलिट्री डिपार्टमेंट, तो दीवाने अर्ज समझ लो कि आर्मी का चीफ कह लो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो हेड होता था। अब ये देखो रिसालत, नायब रिसालत, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन, दीवाने रिसालत, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। एंड ही वॉज इन कमांड ऑफ स्टेट टाइप्स, क्योंकि जैसे दिल्ली सल्तनत है तो इसके रिश्ते और भी जगह से होंगे ना, जैसे अफगानिस्तान से होंगे, बंगाल से होंगे, तो इन सब रिलेशन को मेंटेन करने के लिए लेटर्स लिखना, लेटर्स रिसीव करना, तो ये सब फॉरेन अफेयर्स कहलाता था। तो इस फॉरेन अफेयर्स को देखने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा था, उसका नाम था दीवाने रिसालत, ठीक। तो ऐसे ही मतलब ये सारे नाम आप चाहो तो स्लाइड रोक के रख सकते हो। एक रिलीजियस डिपार्टमेंट भी बना रखा था। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेट्स नॉट स्टिक टू इट। यू कैन जस्ट पॉज दिस एंड रिमेंबर, मग दिस अप, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं करने को। अब इल्तुतमिश की डेथ कैसी हुई और उसके सक्सेसर्स कौन थे, ठीक है। ये इल्तुतमिश की टूम्ब है। तो इल्तुतमिश काफी मतलब बूढ़ा हो चुका था, इसकी डेथ नेचुरल हुई, कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई, किसी ने इसका मर्डर नहीं किया। ही डाइड पीसफुली, क्योंकि इसका बेटा जो मर गया था ना नसीरुद्दीन महमूद, तो उसके बाद ये काफी दुखी रहने लगा था, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश का बेटा मर गया था 1229 में बंगाल में। तो उसके जो बाकी बेटे थे, अब हम बात करें सक्सेसर की, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि 1236 में ये मरा और नेचुरल रीजन से मरा, कोई इसकी बुरी मौत नहीं हुई, नेचुरल रीजन से बूढ़ा हो गया था, मर गया। तो इसका जो सबसे बड़ा बेटा था जिसको ये राजा बनाना चाहता था, वो तो पहले ही मर गया था ना बंगाल में एक्सीडेंटली 1229 में। और इसके जो बाकी बेटे थे वो इस लायक थे ही नहीं कि राजा बन सके। इल्तुतमिश जीते जी समझ गया था कि ये बाकी जो मेरे बेटे हैं इनमें इतनी ताकत नहीं है, इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मेरे बाद ये गद्दी पे बैठ सकें, ठीक। तो इल्तुतमिश की एक बेटी थी रजिया करके, रजिया।
तो वो जो है बचपन से ही ट्रेनिंग लेती थी कि मतलब मिलिट्री की ट्रेनिंग ली थी, पढ़ाई लिखाई की ट्रेनिंग ली थी। तो इल्तुतमिश सोचता था कि मेरे बेटे किसी काम के तो है नहीं, ये जो मेरी बेटी है रजिया, क्यों ना मैं इसको ही अपना सक्सेसर बना दूं। और बाय द वे ये जो रजिया है, रजिया इसकी पहली औलाद है, फर्स्ट, बड़ी बेटी कहो या बड़ा संतान को, पहली चाइल्ड है इल्तुतमिश की। बहुत प्यार करता था इल्तुतमिश रजिया से। और ये रजिया सुल्ताना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इसके नाना थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बेटी जिसकी शादी इल्तुतमिश से हुई थी ना, उसी इन्हीं दोनों की संतान है रजिया। तो देखो रजिया की ब्लड लाइन कितनी स्ट्रांग है, बाप इल्तुतमिश, नाना कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा बेटा जो जीवित रह गया था, एक्चुअली जो सबसे बड़ा बेटा था वो तो मर गया था, तो जितने बेटे जिंदा थे उसमें जो सबसे बड़ा था उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक, तो अब देखो रुकनुद्दीन फिरोज को ही इल्तुतमिश के मरने के बाद गद्दी मिली, क्योंकि बाकी जो नॉवेल्स थे वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाए कि किसी औरत को गद्दी पे बिठाया जाए। उनको लगा कि हम औरत को गद्दी पे बिठाएंगे तो सब कुछ चला जाएगा, दिल्ली सल्तनत ही खत्म हो जाएगी, सब अटैक करके ये हो जाएगा। तो रुकनुद्दीन फिरोज को, यानी इल्तुतमिश मरने से पहले बोल के गया था कि मेरे बाद रजिया को बनाना, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उसके जो जीवित जिंदा बेटों में से जो सबसे बड़ा था रुकनुद्दीन फिरोज, उसको गद्दी पे बिठा दिया। अब ये जो रुकनुद्दीन फिरोज था ये एक नंबर का अय्याश था। तो ये सिर्फ शराब पीता था, अफीम खाता रहता था, डांस वगैरह देखता रहता था। तो इसने क्या किया, इसने अपनी माँ, इसकी माँ थी शाह तरकन, तो शाह तरकन रजिया सुल्ताना की सौतेली माँ थी और ये रजिया सुल्ताना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो ये रुकनुद्दीन फिरोज और ये शाह तरकन मिलके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। दिस लेडी शाह तरकन, इसका नाम याद रखना, शाह तरकन। तो शाह तरकन बहुत ही विकेड लेडी थी। तो ये इतनी बदमाश थी कि इसको पता था कि अगर मैं इल्तुतमिश के बाकी बेटों को नहीं मारूंगी तो कल को कहीं ये मेरे रुकनुद्दीन बेटे को हटाना दे गद्दी से। तो इसने एक एक करके इल्तुतमिश के बेटों को मारना स्टार्ट कर दिया, फांसी वांसी दे दी। ठीक है ना। तो इससे पब्लिक बहुत नाराज हो गई कि शाह तरकन क्यों मार रही है इल्तुतमिश के बेटों को, उन्होंने क्या किया है। ठीक, तो इसी बात से बाकी टर्किश नॉवेल्स नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि ये औरत आके सब कुछ मतलब बेवजह हम सबको मारी जा रही है। तो इन्होंने शाह तरकन से इनकी दुश्मनी हो गई टर्किश नॉवेल्स की। अभी अभी तो इनको गद्दी मिली है और आते ही इन्होंने अपने रंग दिखाने स्टार्ट कर दिए। तो टर्किश नॉवेल्स वेर फेड अप विद शाह तरकन एंड हिज यूजलेस सन। ये सारी चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें हिस्टोरियंस लिख के गए हैं। यूजलेस बुलाते थे रुकनुद्दीन को। तो इन्होंने सोचा कि दोनों माँ बेटे को हटा देते हैं अब गद्दी से। तो शाह तरकन और इसका जो बेटा था फिरोज, उनको कुछ ही हार्डली 5-6 महीने रूल कर पाए थे। तो इन दोनों को गद्दी से हटा के रजिया सुल्ताना को आखिर गद्दी देनी ही पड़ी। तो इल्तुतमिश की डेथ हुई थी 1236 में और ठीक उसी साल रजिया सुल्ताना गद्दी पे बैठ गई, लेकिन कुछ महीनों के लिए ये दोनों माँ बेटे उसकी गद्दी पे बैठे रहे। तो अगर आप देखो तो अभी तक हमने कितने रूलर्स की कहानी सुन ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया स्लेव डायनेस्टी, उसका सक्सेसर बना आराम शाह। आराम शाह को इल्तुतमिश ने हरा दिया। इल्तुतमिश के बाद उसका ये जो यूजलेस बेटा है रुकनुद्दीन, वो बैठा यानी चौथे नंबर पे, और ये 5वें नंबर पे एम्परर बन गई रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना की हम हिस्ट्री अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो रजिया सुल्ताना वाज दी 5th एम्परर एंड ऑल्सो दी फर्स्ट वुमन एम्परर ऑफ इंडिया। तो अगली वीडियो में हम मिस रजिया सुल्ताना की लाइफ हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है।